यस कम से कम 2-3 बैच ऐसे तैयार रखिए अपना प्रेजेंटेशन के लिए, ताकि मैम वो ग्रुप वाइज लेंगे ना, या फिर ग्रुप वाइज नहीं, जैसे आपका रेडी हो जाएगा मैं ले लूंगी, क्योंकि ऐसे ग्रुप वाइज के चक्कर में क्या होता है ना कि अब फर्स्ट का भी देगा ही नहीं तो इसका क्या मतलब, लास्ट भी वेट करता रहे, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जो भी रेडी रहेंगे मुझे बोलेंगे, मैं वैसे ले लूंगी, ठीक है। क्योंकि वो ग्रुप वाइज में यही होता है, फर्स्ट कभी गायब है, कभी सेकंड गायब है, सेकंड का कभी कोई एक टीममेट गायब है, तो फिर प्रॉब्लम होते चले जाता है। तो इतना वेट नहीं करेंगे, जो रेडी रहेंगे, जिनका पूरा ग्रुप रहेगा रेडी, उनका लेते चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से प्लानिंग शुरू कर चुके हैं हम लोग, राइट। और प्लानिंग में इम्पोर्टेंस फीचर्स हो चुका है, फैक्टर्स बताना है। पर मैं जाना नहीं चाहती हूँ पर्पसफुली प्लानिंग को पढ़ाने के लिए आगे। कुछ और डिस्कस करें, यानी आप लोगों को कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्लास में अभी जो भी बच्चे हैं, किसी में से कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ नहीं रहेगा तो फिर वही डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। आदर्श, अनुपमा, स्नेहा, पल्लवी, रोहित, धीरज, कहीं कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ठीक है। प्लानिंग का कोई 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बोलो जो कंसीडर करना होता है प्लानिंग करते समय। यस, हाँ मैंने अनम्यूटेड रखा, मानवी बोलिए। ठीक है मैम, या कुछ पूछिए क्या आप? हाँ मैंने पूछा कि प्लानिंग के जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है प्लानिंग करते समय, जिस चीज को ध्यान में रखना चाहिए, यानी इम्पोर्टेंस क्या है प्लानिंग का, ये आप बताइए। मैम ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको ध्यान में रखना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क में होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और टाइम, कुछ? बस अब किसी और को बोले तो ठीक है। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए एंड टाइम फ्रेम को ध्यान में रखना चाहिए, और जो यस कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए मैम। कॉस्ट, मिनिमाइज, यस यस यस, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। प्लानिंग आप जैसे ही करेंगे आपका कॉस्ट कंट्रोल होगा, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और कुछ? मैम पॉलिसी फ्रेमवर्क में होना चाहिए। हाँ ये ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पॉलिसी फ्रेमवर्क। मैम फैसिलिटेट कंट्रोल, मतलब कितना पीछे रह गए गोल को अचीव करने में, बिल्कुल बिल्कुल सही है। कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल को आप फैसिलिटेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, ठीक है। मैंने क्या प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग बताया था आप लोगों को? टाइम फ्रेम है, एक टाइम फ्रेम का प्रिंसिपल है, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क का है जो भी बता रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी, और कुछ? मैम लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यस, लिमिटिंग फैक्टर का क्या, कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? मैम जो हमारे पास कम है उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में, यस, प्लान में सबसे पहले हम उस फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं जो हमारे पास कांस्टेंट है, जिसका हमारे पास अभाव है या कमी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बात बताओ, अगर हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में इम्पर्सनल रिलेशनशिप बोलते हैं तो इम्पर्सनल रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन करेंगे? मैम मतलब ऑफिशियल रिलेशनशिप जो कि मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में होता है, उसमें कोई पर्सनल इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये भी बता दो विनीता। मैम ऑफिशियल रिलेशनशिप का, मैम इम्पर्सनल उससे ये रिलेशनशिप के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ मैम उससे ये होगा कि कोई मतलब जो रिलेटिव है उनको प्रमोशन वगैरह नहीं मिलेगा इससे, और जो भी होगा वो ऑफिशियली होगा, पर्सनल लेवल पे कोई रिकॉग्निशन या प्रमोशन नहीं दिया, मतलब जो डिजर्विंग है उसी को मिलेगा। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे आप, भेदभाव नहीं करेंगे एम्प्लॉयज के बीच में अपना पराया के। और एक एडवांटेज, ये एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज? यस मैम, डिसएडवांटेज वही मैम, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरह का।
डिसएडवांटेज बताओ अब, ये तो एडवांटेज हुआ ना कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये तो अच्छी बात है ना। मैम डिसएडवांटेज होगा जैसे कोई किसी के लिए मतलब लाइक कोई छुट्टी पे जा रहा है तो उसके बदले में कोई काम नहीं करेगा, उसको जितना काम दिया गया है वो उतना ही करेगा हाँ ऑफिशियल बिल्कुल, लेवल। ये कि जो इनफॉर्मल ग्रुप का जो बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इनफॉर्मली कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीपल विल टेक केयर ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली। यस, वेरी गुड, ठीक है। और क्या क्या है, कौन कौन से और प्रिंसिपल है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में? डिवीजन ऑफ वर्क को छोड़कर बोलना। इम्पर्सनल रिलेशन मैंने बोला, और एक आप लोग बोलिए। रिकॉर्ड कीपिंग, चलिए रिकॉर्ड कीपिंग कौन बताएगा मुझे क्या है और इसका एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज? यस ज्योति बोलो, मैंने अनम्यूटेड ही रखा है तुम लोग। मैम रिकॉर्ड कीपिंग का एडवांटेज ये है कि व्हेन वी वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट एंड वी हैव द ओल्ड वन, so we can get information from that how we done in the past and how it is going to be done in the future according to their the qualities we ठीक है, get. it acts as a reference for future, ठीक है ना? Reference and information. ठीक है Ma'am, and disadvantage is like they're not necessary to do only paperwork or lot of paperwork in everything. It is okay to be go through the situation and condition and as small amount we need the paper as a lot of paperwork may damage the work probably. हाँ बिल्कुल, lot of paper work नहीं, sometimes when you focus more on the paper work, the real goal or the real purpose becomes secondary, right? ठीक है, वो सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। जो भी पेपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं, उसको आसान करने के लिए कर रहे हैं, ना कि उसको मुश्किल बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, और कोई आप लोग बताएंगे या मैं ही बताऊं? सिस्टम ऑफ रूल्स, ये भी है एक पॉइंट, बताइए सिस्टम ऑफ रूल्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में बता रही पूछ रही हूँ, अदर्स सुनो, ठीक है? या तो आंसर करो या फिर सुनो, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सही जवाब आ रहा है अभी, ठीक है ना? इसके बहुत सारे पॉइंट्स है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में, मैं वो एक एक पॉइंट पूछ रही हूँ या बता रही हूँ, और उनका क्या एक्सप्लेनेशन होगा और क्या उनका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगा ये बता रहे हैं। यस, सिस्टम बहुत सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसको फॉलो करने से कोई आपस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज है कभी कभी रूल्स की वजह से मतलब बहुत ज्यादा लाइक रूल्स वगैरह हो जाते हैं तो मेन जो हमारा एम होता है उससे हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अधिक रूल क्या होता है, बहुत अधिक रूल रेगुलेशन को फॉलो स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करने लगे तो अगेन वही बात है कि पर्पस सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर हम बहुत ज्यादा लग जाते हैं तो काम डिले होते चले जाता है जब तक कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं होता है। ठीक है, उसी तरह होता है सिस्टम ऑफ रूल्स, टू मच फोकस ऑन रूल्स रेगुलेशन। इससे अच्छी बात यह है कि यूनिफॉर्मिटी होती है, एक जैसा पॉलिसी होता है तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगते हैं तो जो मेन पर्पस है वो कहीं ना कहीं खो जाता है, रूल्स ही हमारा मेन पर्पस हो जाता है, जबकि रूल्स को पर्पस अचीव करने के लिए बनाया जाता है, ना कि उसके सामने उसके लिए बैरियर क्रिएट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूल्स। और हमने 3 पॉइंट अभी तक डिस्कस किया, और 2 पॉइंट है जो मैंने पहले बता दिया कि डिवीजन ऑफ लेबर छोड़ दो, और क्या बचा? हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। कोई और डिफाइन कर सकता है? विनीता और ज्योति के अलावा, पल्लवी के अलावा, मानवी के अलावा, एनीबडी एल्स? इन तीनों ने जवाब दिया। वेल डिफाइंड अथॉरिटी होता है मैम हर एक लेवल पे, जिसके मैम किसके किसके पास कितना पावर है। ठीक है, बिल्कुल यही होता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, मतलब एवरी लेवल ऑफ
ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट हायरार्कीज है, यानी हायरार्की का मतलब डिफरेंट लेवल्स, उसमें क्या होता है वेल डिफाइंड अथॉरिटी होती है, उनके टास्क या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ कोई काम डुप्लीकेट नहीं होता, यानी 2 बार नहीं हो सकता है, दो लोग या 2 पोजीशन पे लोग एक ही काम को करने में इन्वॉल्व नहीं है, और ना ही ऐसा होता है कि मैं इसलिए अपना काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कोई और कर रहा है, क्योंकि इतना क्लियर कट है सबका ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली अथॉरिटी कि पीपल विल मैनेज देयर ओन टास्क, और कहीं कोई कोऑर्डिनेशन, ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन ऑफ टास्क या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। चलो मैं अब थोड़ा सा प्लानिंग आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, सिंस पुराना इससे पहले जो भी था इंट्रोडक्शन वगैरह मैं आप लोगों से पहले ही पूछ चुकी हूँ। चलिए प्लानिंग का आज शुरू करना था मुझे। दीज आर द फैक्टर्स, ये कौन से फैक्टर्स है जो प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, यही पढ़ाना था क्या मुझे? यस Yes, मैम। ma'am. अच्छा ओके, तो जो रिलायबल फैक्ट्स हैं, यानी कि जब आप प्लानिंग कर रहे होते, मैंने हमेशा कहा है कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो आपको प्लान करते समय एडिक्वेट ट्रुथ को फाइंड आउट करना चाहिए। जब भी आप देखो कोई भी काम हम कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि इस एरिया में इस जो वैक्सीनेशन हुआ उसका कितना अधिक पॉजिटिव असर हुआ या फिर निगेटिव असर हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ये एडिक्वेट फैक्ट्स आपको कलेक्ट करने होंगे, लोगों से पूछना होगा कितना % वैक्सीनेशन हुआ है ये पता करना पड़ेगा, फिर कितना पॉजिटिव रिजल्ट आया, वैक्सीनेटेड लोग ठीक है सरवाइव किए, कितने वैक्सीनेटेड लोग नहीं सरवाइव कर पाए। ये सारा एनालाइज करने के बाद आप बता पाएंगे ना कि ये वैक्सीनेशन सक्सेसफुल था या नहीं था। तो जब भी कोई भी बड़े इवेंट को कर रहा होता है तो पहले वो उसको सैंपल, छोटे से एक सैंपल साइज पे उसको करके देखता है कि क्या ये करना सही रहेगा। जब आप उसको करते हैं और वो आपको पॉजिटिव इंडिकेशन देता है, फीडबैक देता है, तो आप क्या करते हैं, आप इसको देश भर में आपने वैक्सीनेशन शुरू की। अगर आपको पता चल जाए कि नहीं ये काम ये सैंपल पे हमने 50-100 के सैंपल पे किया, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो हम इमीडिएट उसको स्टॉप कर देते हैं, नहीं फर्दर प्लान करते हैं, उसको देश भर में करने का प्लान कैंसिल हो जाता है। यही है प्लानिंग, जब भी आप करते हैं तो रिलायबल फैक्ट्स पे करते हैं। मान लो वो सैंपलिंग हुआ ही नहीं हो, ठीक है ना, सर्टेन 100 या 50 सैंपल पे उसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा गया और किसी ने रिपोर्ट बना दिया कि नहीं ये बहुत अच्छा है, बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट आया, और उस बेसिस पे अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान कर लिया तो क्या होगा? अगर गवर्नमेंट ने उस बेसिस पे कोई प्लान कर लिया तो क्या होगा? It may cause damage. बिल्कुल ये डैमेज होगा, और ये बहुत अधिक लोगों को डैमेज करेगा। अभी तो 50 या 100 लोगों पे ही हम करके देखने वाले थे, लेकिन अब देश भर में बहुत हाहाकार, एक तो कोविड से लोग मर रहे हैं, बाकी आपके वैक्सीन के इम्पैक्ट से ज्यादा लोग मर जाएंगे। आपके फैक्ट्स के बेसिस पर गवर्नमेंट प्लान करती है, तो जितने गवर्नमेंट के प्लानिंग है जो हम कंसेंसस करती है गवर्नमेंट, कुछ समय पे जो जनगणना होता है, ठीक है ना, घर घर आकर के वो पूरा डिटेल लेते हैं, पूछते हैं, वो सारे फैक्ट्स उनके प्लानिंग का पार्ट होता है। वो फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, जितना रिलायबल इंफॉर्मेशन हम देंगे उतना ज्यादा अच्छा पॉलिसीज और प्लान वो बना के लाएंगे। सो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप प्लानिंग करें, मैंने भी बड़े बड़े एग्जांपल्स दिए, आप छोटे छोटे भी अपने डेली के एग्जांपल्स में ले सकते हैं, कि जब भी आप अपने लिए कुछ प्लान करते हैं तो आपका प्लान आपके फैक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि आपके एग्जामिनेशन का शेड्यूल आपके सामने है, तो आपके एग्जामिनेशन की प्लानिंग उस हिसाब से होती है, राइट? एग्जामिनेशन की डेट, कौन सा पेपर किस हिसाब से, तभी तो आप पढ़ाई शुरू करते हैं ना, और एग्जाम से पहले उस चीज का रिवीजन करते हैं जो चीज का एग्जाम इमीडिएट उसके बाद होने वाला है। तो आपके पास डेटा है जो रिलायबल है, अब आपका काम शुरू हो गया, तो वो प्लानिंग अच्छी प्लानिंग होगी। प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, यानी कि जो चीज तथ्य है उस पे आपका प्लानिंग बेस्ड होना चाहिए। सेकंड है कि आप प्लानिंग में कैसे इंश्योर करेंगे, क्योंकि इफेक्टिव प्लानिंग तभी वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाएगा जब एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व हो। एम्प्लॉय का इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है? सपोज करो कि विनीता के लिए उसके मम्मी पापा ने बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करके रखा है कि ये करेंगे, ये पीपीएम करेगी, उसके बाद ये करेगी, उसके बाद ये करेगी और सब कुछ, लेकिन विनीता को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया कि आर यू रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। वो लोग प्लान कर रहे हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग विनीता और विदाउट टेकिंग हर कंसेंट, तो क्या हो जाएगा, बाद में करेंगे, करना किसको है? विनीता को करना है, उसके पेरेंट्स को तो नहीं करना है, एंड सी इज नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, राइट? मुझे करना ही नहीं था, मुझे इसमें मजा ही नहीं आ रहा है, तो वो जो इतना अच्छा प्लान उन्होंने कर रखा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा,
राइट क्योंकि जिसको करना है, जिसके हेल्प से आपको वो काम करवानी है, उसको इन्वॉल्व आपने नहीं किया। अभी इंडिविजुअल मैंने आपको बोला, लेकिन कुछ एक काम होता है जो आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, जो आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं। तो ग्रुप मेंबर्स को मालूम ही नहीं कि किया क्यों क्यों किया जा रहा है ये, ठीक है, इसका क्या आउटकम होगा, इससे क्या हमको मिलने वाला है, या क्या नहीं किया तो नुकसान होने वाला है, राइट। जब आपको प्रोज एंड कॉन्स नहीं मालूम रहेंगे और आपको सीधा थमा दिया जाएगा कि ये तुमको करना है, तो जो कमिटमेंट लेवल होगा उस प्लान से वो बहुत सुपरफिशियल होगा, ऊपर ऊपर का होगा, सतही होगा, राइट। बहुत डीप कमिटमेंट नहीं होगा। अगर कमिटमेंट करने वाले का नहीं है उस प्लान के साथ, तो वो प्लान किसी भी मोमेंट फेल कर सकता है, राइट। क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जब भी प्लान करती है, दे शुड एक्चुअली इन्वॉल्व द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट इनटू दैट पर्टिकुलर प्लानिंग कि क्या आपको लगता है, क्या ये सक्सेसफुली हो पाएगा, एंड देन हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दोस टॉपिक कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग से पता चलेगा, डिबेट से पता चलेगा कि कितने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है, कितने इसके नेगेटिव पॉइंट्स है, और क्या अभी भी इस प्लान को एग्जीक्यूट करना ठीक है। समझ में आया? तो वो बहुत कमिटमेंट के साथ काम करेंगे, इसीलिए एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन प्लान में होना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बेसिस पे आपका प्लान होना चाहिए। इंटरनल इन्वायरमेंट वो होता है जो आपके अपने कंट्रोल में कमोबेश होता है, ठीक है ना। मोर और लेस यू कैन कंट्रोल दोज इन्वायरमेंटल इंटरनल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अगर आपके पास कैपिटल की कमी है, या फिर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, या फिर मैन पावर कम है, तो आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा घटा करके एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं हम लोग? जल्दी बोलना कोई। वो फैक्टर मैम गवर्नमेंट हमारे कंट्रोल में। पॉलिसी और वही। कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस बिल्कुल। डिमांड में कितना बिल्कुल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, पॉलिटिकल चेंजेस, एक्सटर्नल कंपटीशन या चेंज इन द कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, टेस्ट, या फिर एग्जिम पॉलिसी, इस तरह के कोई भी पॉलिसीज के बदल जाने से, मार्केट रिलेटेड पॉलिसीज या टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज के बदल जाने से, जिसपे आपका कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, राइट। वैसे में आपको कैसे होगा कि जैसे इन्वायरमेंट में कोई गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदली, आपके प्लान पे उसका असर पड़ जाएगा, राइट। आपका प्लान उस बात पे डिपेंड करेगा कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो प्लान आपके बिजनेस को फेवर कर रहा है तो ठीक है, फेवरेबल हो गया वो इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। लेकिन फेवर नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गया, एडवर्स इम्पैक्ट डालेगा उस प्लान पे। इसीलिए प्लान करते समय बहुत अधिक डीप स्टडी करना चाहिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, कि किस तरीके का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, वो क्या क्या चीज फेवरेबल है अभी हमारे प्लान के हिसाब से। अदरवाइज अगर आपको सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, तो आप अभी इसको कुछ दिनों के लिए ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि ये डायरेक्ट आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने हिसाब से इसको बदल नहीं सकते। योर प्लान शुड बी डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझ में आ रहा है सुनीता? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने। नहीं समझ में आ रहा है? मैम नहीं, हिंदी में समझाइए ना। तो हिंदी ही तो बोल रही हूँ मैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में दो इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल जो आंतरिक होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। अंदर क्या है, जैसे पैसा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास, या मशीन नहीं है, या फिर लोगों का अभाव है, काम करने वाले लेबर्स नहीं है। इतना समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, तो जब ये सब चीजें नहीं है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है। आप उसको कहीं और से हायर कर लोगे, रेंट पे ले लोगे, आप कैजुअल लेबर्स कर लेते हो, रोज रोज के दिहाड़ी के लिए लेबर्स आप कर लेते हो, किसी तरीके से आप इन सब चीजों को मैनेज कर लेते हो। लेकिन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस से बाहर का इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, ठीक है ना, वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। लोगों का अपना टेस्ट, यानी कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, क्या डिमांड है, आपको क्या चीज अभी पसंद है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है सुनीता, राइट। राइट, तुमको भी आइसक्रीम खाना है और हमारी कंपनी अभी भुजिया बना रही है, तो तुम्हारे टेस्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तुम्हारा टेस्ट मतलब डिमांड, राइट। मैं तुम्हारे डिमांड को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम्हारे डिमांड के हिसाब से मेरा प्रोडक्शन होना चाहिए, राइट, तभी बिकेगा ना। तो यही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जहां पे आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट ने कोई नियम बदल दिया, तो गवर्नमेंट को तो मैं नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं, मेरे बिजनेस पे तुम्हारे आपके इस नियम का गलत असर पर आप ये नियम चेंज कर लीजिए, नहीं होगा ये, राइट।
तो आपका प्लान ऐसा होना चाहिए कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर ले, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आपके हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा, है ना। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जब हम बोलते हैं तो वो होता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज। फाइनेंशियल पॉलिसीज क्या हो गया, पैसे से रिलेटेड जो पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के, राइट। उसी तरह एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पॉलिसी, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं तो बहुत कुछ बदल जाता है, राइट। तो वो आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए मार्केट का एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का, जिस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, और फिर जाकर के आप उस हिसाब से प्लान करिए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। थोड़ा बहुत सुनीता, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, मैं हिंदी में ही बता रही हूँ, बस कुछ टर्म्स आपको समझने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू राइट आंसर इन इंग्लिश, आई थिंक, राइट, है ना। तो कुछ कुछ थोड़ा आप अपने आप को उस जगह पे भी कंफर्टेबल बनाइए कि आप लिख सके, और तभी लिखेंगे जब जितना मैं हिंदी बोल रही हूँ उतना हिंदी आप समझ लेंगे। हाँ ओके, नेक्स्ट देखिए, अडॉप्टिंग द रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम। अडॉप्टिंग रेगुलर ट्रेनिंग सिस्टम फॉर प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। व्हाई? क्योंकि जब भी आप प्लान करते हैं, कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए प्लान करते हैं, पीपल डोंट लाइक चेंजेज ऑल द टाइम, ठीक है ना। नॉर्मली हम लोग जो होते हैं, हर ह्यूमन बीइंग जैसी स्थिति में होता है वही स्थिति उसका क्या होता है ना, कंफर्ट जोन हो जाता है, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में उसको मुश्किल लगती है, वो नहीं करना चाहता है। आपको मालूम है कि एक्सरसाइज करना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन कितना मुश्किल हो जाता है कर पाना, उसके लिए समय निकाल पाना, जानते हुए भी कि ये हमारे लिए है, हमें इससे बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमको नहीं करने का कंफर्ट जोन हो गया है ना। नहीं करते हम ज्यादा रिलैक्स फील करते, करने में थक जाते हैं। समझ में आ रहा है? मैं एक बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन ये क्यों जरूरी है, जब हम आपको मेंटल लेवल पे तैयार करेंगे, हम आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे, तब धीरे धीरे जाकर के आप उस जो कंफर्ट जोन है उसको ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे। हमेशा प्लान कुछ ना कुछ नया चेंज इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, या कुछ नए काम को करने के लिए किया जाता है। उस नए काम का एक्सेप्टेंस पहले जरूरी होता है कि आप रेडी हैं या नहीं है उस काम को करने के लिए, टू ओवरकम दीज, कि अब हमारा जो बिहेवियर कि हम रेसिस्ट करेंगे चेंज को, चेंज का पहले क्या करेंगे, विरोध करेंगे, फिर धीरे धीरे मान लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले क्या करेंगे, नहीं हमको नहीं करना, राइट। पहले नहीं से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे मान लेंगे। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि ये क्यों जरूरी है, ठीक है। शुरू शुरू में डिमोनेटाइजेशन में सबको दिक्कत हुई होगी, खासकर उन लोगों को जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे थे। अनऑर्गेनाइज मतलब जहां बहुत ज्यादा फॉर्मल उनका बिजनेस का तरीका नहीं था, जैसे कि रेडी वाले, चाय वाले जो है, ठेला वाले हैं जो घूम घूम कर बेचते हैं, या फिर जो हॉकर्स हैं, या जो किसी गली मोहल्ले के किराना या छोटा मोटा दुकान है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। अब ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कितना दिक्कत हुआ होगा जब उनको कोई कैश नहीं देता, जब उनको लोग पूछता है कि नहीं आपके पास गूगल पे है क्या, पेटीएम है क्या, नहीं था ना पहले किसी के पास। तो उन लोगों ने सोचा ये क्या सर दर्द कर दिया, अब ये एक नया चीज जोड़ दिया, ये करना पड़ेगा। कितना अच्छा, एक हाथ से पैसा लेते थे, दूसरे हाथ से सामान देते थे, कोई झंझट नहीं, हमारे अकाउंट में पैसा आया नहीं आया, उसी समय पता चल जाता था कि ये हो गया काम, राइट। अभी क्या है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग धीरे धीरे कैशलेस इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो कैशलेस इकोनॉमी को एकाएक इंट्रोड्यूस करने से अच्छा है कि पहले आप क्या करें, अपने जो भी आपके बिजनेस क्लास है, या फिर जो कंज्यूमर्स है, जो इसको यूज करने वाला, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, ठीक है, तो आप इससे रिलेटेड ट्रेनिंग दीजिए, ठीक है ना। कॉलेजेस के थ्रू, स्कूल्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू आप जगह जगह पे ट्रेनिंग दीजिए, ताकि लोग इसको यूज करना सीखें। जितना पहले अगर वो सीख लेंगे तो क्या, तब आप कैशलेस इकोनॉमी लाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस होगा? नहीं होगा। लेकिन पहले आप काम कर ले आएंगे, पहले आप प्लान ले आएंगे, और तब आप ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, तो शुरू शुरू में तो आपको रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, है ना। लोग उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसीलिए फर्स्ट इट शुड स्टार्ट विद मेंटल एक्सेप्टेंस, और ये मेंटल एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगा, ट्रेनिंग के थ्रू आएगा, ठीक है। तो जब भी आप प्लान करते हैं, आप इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कराने के लिए पहले उनको रेगुलर ट्रेनिंग दीजिए, और उनको बताइए कि ये सब चीजें क्यों जरूरी है। समझ में आया? क्लियर है? एंड देन फाइनली मेकिंग प्लान सिंपल एंड प्रैक्टिकल, यानी प्लान बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, ठीक है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो ऑल द टाइम प्लान शुड बी
फिजिबल, फिजिबल मतलब वैसे प्लान जिसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो सके, ठीक है ना। तो प्लान फिजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। फिजिबल मैंने बताया, ठीक है ना। फिजिबल का मतलब जो चीज पॉसिबल है, जो चीज संभव है कर पाना, राइट। सिंपल होना चाहिए यानी आसान होना चाहिए, एक एक स्टेप में ब्रेक होना चाहिए जिसको हम स्टेप बाय स्टेप कर सके। एक बार में पूरा प्लान एक्सप्लेन कर देंगे, पूरे टीम में से किसी को समझ नहीं आएगा। छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक करके बताइए ताकि उसको सही तरीके से किया जा सके। एंड दैट शुड बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब ग्राउंडेड, बहुत यूटोपियन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, राइट। ठीक है, इमेजिनरी प्लान्स भी होते हैं। शुरू शुरू में हम बहुत सारे इनोवेशंस आप देखिए तो इमेजिनेशन से ही शुरू हुआ होगा। राइट ब्रदर्स ने जो पहला एरोप्लेन बनाया था वो पता कितनी कितनी देर तक उड़ा था? नहीं मालूम ना, सिर्फ 12 सेकेंड्स। ठीक है, सिर्फ 12 सेकेंड्स उड़ा था, लेकिन ही थॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या आउटसाइड ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब था अनयूजुअल थिंकिंग, जो सब लोग नहीं सोचते हैं, आप उनसे थोड़ा अलग हट के सोचते हैं, तो वहां अलग चीज है। लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिर भी आपके वैसे सोच के पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, आप कैसे इसको किस फिजिक्स के थियोरी के साथ आप इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा संभव है। सुई नहीं डूबता है लेकिन जहाज नहीं डूबता है लेकिन सुई डूब जाता है। इवन इफ जो सुई है बहुत लाइट वेटेड होता है और शिप बहुत बहुत कंपेरेटिवली तो कितना गुना ज्यादा हेवी होता है, बट देन देयर इज लॉ, है ना। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ना, जिसको प्रूफ करता है कि कैसे हम पानी को डिस्प्लेस करते जाते हैं और वो चीज वहां पे अपने लिए स्थान बनाना सीख जाता है। तो आपका जो प्लान है, आप जो कुछ भी इन्वेंट करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, दैट शुड बी प्रैक्टिकल होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी सोच लिया और हम उसको काम करने लगे। देयर शुड बी सम लॉजिकल अप्रोच बिहाइंड योर प्लान जिसको आप एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। इमेजिनरी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि इमेजिनरी प्लान को फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने में मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमने कहा दिया फैक्टर्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या है, कि कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान में रखना चाहिए और क्या फैक्टर्स आपके प्लान को एफिशिएंट या इनएफिशिएंट बना सकता है। जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसके बाद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो हमने इससे पहले देखा था कि कैसे हम रिलायबल फैक्ट्स के बेसिस पर प्लान बनाते हैं। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग एंड सिंपल प्लान, सिंपल नॉट कॉम्प्लेक्स एंड देन प्रैक्टिकल फीजिबल प्लान्स। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग बताती है। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग मतलब क्या? देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज रिगार्डिंग प्लानिंग। कैसे? कभी कभी प्लान, मैंने आपको ये भी बताया कि प्लान परवेसिव होता है, बताया होगा, याद है? क्यों कैसे परवेसिव होता है? जल्दी बोलो। मैम आई थिंक ये था कि वो सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता है। नहीं, ये बिल्कुल, ये भी है, ये भी है और भी है। ठीक है, ये तो हर जगह लिख सकते हैं आप। प्लान तो हम इंडिविजुअल गोल को भी अचीव करने करते हैं, अपने कैरियर ओरिएंटेड प्लान भी बनाते हैं। ठीक है, और क्या याद करो जल्दी, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। मैम यही हुआ ना कि हम यही नहीं हुआ, बताओ। हाँ बताओ ज्योति। मैम हर एक सिंगल फैक्टर के साथ, मतलब इन आवर डेली वर्क, इन आवर डेली प्रोजेक्ट, इन एवरी सिंगल थिंग वी कैन। क्लास में नहीं थे, हाँ ये सही है, लेकिन जब हम प्लानिंग को परवेसिव बोलते हैं तो प्लानिंग इज परवेसिव बिकॉज प्लानिंग इज डन एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे भी। सारे लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट ऑपरेशनल प्लानिंग बनाते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टैक्टिकल कॉन्टिजेंट या मिड टर्म प्लानिंग बनाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं। ये था ना, बताया था मैंने। बाकी तो तुम जो भी लिखोगे सब सही ही होगा, विनीता एंड ज्योति, गलत कुछ भी नहीं है, राइट। लेकिन जब प्लानिंग को स्पेसिफिकली बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हर लेवल के मैनेजर प्लानिंग करते हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ टॉप डाउन अप्रोच का मतलब यही होता है, व्हेन टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक्स प्लान एंड दे पास इट टू द लोअर ऑर्डर और मिडिल लेवल प्लान, एंड वो उसमें
एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन प्लान बनाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। कैसे? जैसे मिशन स्टेटमेंट, स्ट्रैटेजीज जो है हमारा, ठीक है ना, प्लान ऑफ एक्शन जो है किसी बिग गोल को अचीव करने के लिए, वो सब टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाती है और उस ब्लूप्रिंट को पास ऑन करती है लोअर लेवल मैनेजमेंट तक कि वो काम हो सके। तो ऐसे प्लान जो टॉप डाउन है, जो ऊपर से बन के नीचे की तरफ आता है, जैसे हमने कम्युनिकेशन बताया था टॉप टू बॉटम, ठीक है, तो जो टॉप डाउन अप्रोच है, इस ऐसे प्लान का सक्सेसफुल होना किस चीज पे डिपेंड करता है? क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉटम अप अप्रोच। बॉटम इसका अपोजिट, जहां पे लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है। जैसे मैंने बताया था लोअर लेवल मैनेजमेंट कैसे प्लान बनाएंगे, तो ऑपरेशनल प्लान बनाएंगी। कस्टमर डिससेटिस्फाइड है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड प्रॉब्लम लिख करके वो भेजेगी मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट को, तो वो पूछेंगे ठीक है आपके पास क्या ऐसा प्लान है जिससे हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं। देन लोअर ऑर्डर मैनेजमेंट प्लान बनाएगी और वो प्लान वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रेफर करेगी एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको बोलेगा ठीक है आप ये करके देख लीजिए, अगर हम इस तरीके से कस्टमर को रिटेन कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, तो ये हमारा फंक्शनल प्लान हो जाएगा, हम इसको अडॉप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लान कौन बना रहा है? बॉटम, ठीक है ना, और कहाँ रेफर कर रहा है? टॉप को, ताकि वो अग्री करे इससे, तो हम इसको काम को इम्प्लीमेंट करें, इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। समझ में आया? क्लियर हुआ? कंपोजिट अप्रोच, कंपोजिट का मतलब ही आप लोगों को मालूम होगा। कंपोजिट का मतलब मैम मिल के, मतलब लोअर एंड मिडिल जो दोनों है वो मिलके प्लान बनाते। वेरी गुड। कंपोजिट का मतलब ये होता है मिलकर, मिक्स्ड अप्रोच, ठीक है ना, जहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट टुगेदर ड्राफ्ट सर्टेन प्लान्स जो उनके लिए एक गाइडलाइन या बाउंड्री का काम करता है, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो अपना एक लॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है उस पॉलिसी को फॉलो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा प्लान शुड फॉलो पॉलिसी। अभी आपके मानवी ने बताया था कभी भी वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता या ओवरलैप नहीं कर सकता। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो एक बिगर बाउंड्री सेट किया है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी, राइट, उस पॉलिसी के अकॉर्डेंस होना चाहिए ये कंपोजिट अप्रोच ऑफ प्लान जो मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट टुगेदर ड्राफ्ट करती है, ठीक है। ऐसे प्लान को भी पहले डिबेट या डिस्कशन का पॉइंट बनाया जाता है, इस पे डिबेट और डिस्कशन के बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। जब इसमें कोई लूप होल्स नहीं हो, अगर होते हैं तो उसको पहले आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए एंड फिर इसको इम्प्लीमेंट करिए आप, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज टीम अप्रोच। टीम अप्रोच का मतलब सिर्फ लोअर और मिडिल लेवल नहीं बल्कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज ए टीम प्लान बनाएगी और उस प्लान के साथ हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का कमिटमेंट होगा। इसका एक एग्जांपल दे सकते हो आप लोग पढ़ चुके हैं तो टीम अप्रोच देख करके और जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे कुछ तुम्हारे दिमाग में आया जहां पे सभी मिलकर के अपना गोल सेट करे और अपना प्लान बनाए उस गोल को अचीव करने के लिए, टीम अप्रोच इसी को बोलेंगे। कुछ याद आया अभी भी? वन प्लान ऑफ एक्शन वो वाला। थोड़ा सोचो, मैंने अभी कितना स्पष्ट बोला। कोई एक गोल है, गोल भी सेट किया सबने मिलकर के और उसको अचीव करने के लिए प्लान भी, इंटायर मैनेजमेंट एक्टिंग एज ए टीम टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। कुछ नहीं याद आ रहा किसी को? सो सैड। एमबीओ था ना? MBO is the example of team approach only, है ना, जहाँ पे सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब लोग अपना गोल सेट कर रहे हैं एंड देन वो हर एक लेवल से, हर एक हायरार्की लेवल से ग्रुप बना करके टीम बना रहे हैं और फिर उस गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे टॉप लेवल एम्प्लॉय समय समय पे इनको फीडबैक देती है कि आपको और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे आपका अच्छा है, कहाँ पे जो भी है वो उनको फीडबैक दे करके आगे बढ़ाते हैं और बाद में जब इनका काम खत्म हो जाता है तो परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है कि हमारा जो गोल था वो कितना % अचीव हुआ और कितना अचीव करना रह गया। तो टीम अप्रोच नहीं दिखता है MBO में? दिखता है? राइट, यही मैंने कहा। तो वी हैव गॉन थ्रू द 4 डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग, जिसको एक को कहा हमने
टॉप डाउन अप्रोच, एक है बॉटम डाउन, बॉटम टू टॉप अप्रोच, देन कंपोजिट अप्रोच एंड देन टीम अप्रोच। ये चारों अप्रोच है प्लानिंग का, यानी ऑर्गेनाइजेशन समय समय पे इनमें से किसी भी अप्रोच से प्लान कर सकता है और वो प्लान जो भी होगा वो पॉलिसीज के अंदर फॉल करेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ठीक है? ये मैं छोड़ देती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, अभी भी कोई बच्चे हैं जिनको हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार पूछ रही हूँ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप अपने डाउट्स क्लियर करते जाइए। बोलिए मुझे कि मैम नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। कुछ ना कुछ तो किया जाएगा उसके लिए भी, ठीक है? लेकिन आप पढ़ के आएंगे तभी आप इतना सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है ना? पूछो। अब आप लोगों का भी पेपर शायद हो जाएगा अप्रैल मई में, सुना तो मैंने यही है, अप्रैल। हाँ, तो कब होगा एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अप्रैल में हो रहा है बीबीए वालों का, तो हो सकता है अप्रैल या मई तक आप लोगों का भी डेट शेड्यूल आ जाए। एक मिनट पैटर्न में कल भी मेरा 9 बजे से ही क्लास होगा, ठीक है ना? मैं भी बता चुकी थी क्लास में, फिर से बता देती हूँ कि अभी इस पूरे वीक 9 बजे से मेरा होगा और 10 बजे से भावना मैम का क्लास होगा। फिर नेक्स्ट वीक से जैसे होता है वैसे ही होगा। ओके, 1 2 3 4 मैम मैम 4, ठीक है। 4 से पहले भी कोई है क्या क्लास में? 2 मैम 2 ओके, 5 Present, ma'am. 5. 6 Present, ma'am. 6. 7 8 9 10 Present, ma'am. 10. 11 12 Yes, ma'am. 11. 12 13 14 15 Yes, ma'am. 16 17 18 19 20 21 मैम 20 16 का अनम्यूट नहीं हो रहा है। किसका? 16 का 16, ओके ठीक है। मैम 20 ओके, डन। 21 22 23 24 25 26 27 28 Yes, ma'am. 28. डन। 29 25 25 25 मैम ठीक है, अपने टाइम में बोला करो प्लीज। 30 31 32 33 मैम 25 अरे 25 हो चुका। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Present, ma'am. 44 यस मैम 45 46 47 48 49 Yes, ma'am. 14. 50 51 यस मैम 51 52 53 54 मैम 30 कुछ आवाज नहीं आ रही मुझे, हाँ बोलो। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अभी भी कुछ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। क्या रोल नंबर है? मुझे यही सुनाई नहीं दे रहा। 30 कुछ बोल रहे हो बट आई एम नॉट गेटिंग यू। देखो मैं 33 ओके 33 डन। 52 53 54 55 Present, ma'am. 56 डन। 56 57 56 नहीं है क्या? है, ठीक है, हो गया। 56 57 58 59 60 Yes, ma'am. 61
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, Yes, ma'am. 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, Present, ma'am. 89. 90, 91, Yes, ma'am. 91. 92, 93, Yes, Ni- ma'am. 93. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. ठीक है, अटेंडेंस हो गया। 48 में बना दूंगी क्या? यस, 48 मैंने बना दिया आपका। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या क्लास में? नहीं। Ma'am, someone said 79 in chat. 29, 79. 79. Okay, let me check. Okay, done. ठीक है, so we are done with the attendance. ठीक है, नेक्स्ट कल आइए आप लोग प्रेजेंटेशन का तैयारी करके, और हम लोग प्रेजेंटेशन लेंगे क्लास में, और फिर उसके बाद आगे जितना पढ़ा लिया है उसके बाद जितना ज्यादा बैच रेडी रहेगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ा बैच आपका है भी नहीं, हम चाहे तो 4-5 दिन में प्रेजेंटेशन खत्म कर सकते हैं, पर उसको पंचवर्षीय योजना बनाना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थैंक यू क्लास, Thank you, ma'am. Thank थैंक यू, you, ma'am. थैंक यू।